जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज क्या कहता है? आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज ये कहता है दैट नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी किसी भी तरह का टाइटल, किसी भी तरह का टाइटल जो है वो नहीं दिया जाएगा किसी भी नागरिक को। लेकिन वो जो टाइटल होगा, अगर वो मिलिट्री टाइटल है या फिर वो एकेडमिक टाइटल है, तो वो दिया जा सकता है। इसका मतलब मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा भारत के नागरिक को किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया जा सकता है। जब हम मिलिट्री टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल। तो आप इस तरह के टाइटल्स को अपने नाम के आगे यूज़ कर सकते हैं। जब हम एकेडमिक टाइटल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप डॉक्टरेट हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो इस तरह के एकेडमिक टाइटल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो केवल मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल्स हैं वो अलाउड हैं। इसके अलावा जितने भी टाइटल्स हैं आर्टिकल 18 उनको एबॉलिश करता है, उनको ख़त्म करता है, राइट। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? दूसरा क्लॉज कहता है दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यानी भारत का नागरिक न केवल भारत से टाइटल लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि अगर उसको कोई टाइटल फॉरेन स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है तो भारत का नागरिक उसको भी डिनाई करेगा, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला, किसी भी तरह का टाइटल अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल भारत का स्टेट भारत के नागरिक को नहीं दे सकता है, ठीक। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि इंडियन सिटीजन न सिर्फ भारत के स्टेट से बल्कि आउटसाइड द कंट्री किसी फॉरेन स्टेट से भी किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 4 की। जब हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 3 की, तो क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है दैट नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर हम रेसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि भारत में जो है जब हम पर्सन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपके सिटीजन्स आ जाते हैं और इसमें आपके रेसिडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एलियंस भी जिन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे हम रेसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो यहाँ पे आप समझो क्या कह रहा है वो। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई रेसिडेंट है, ठीक है, और मान लेते हैं ये अमेरिका से बिलोंग करता है और ये इंडिया में रहता है, भारत का नागरिक नहीं है लेकिन इंडिया में रह रहा है, ठीक है, एक रेसिडेंट के नाते। अब ये जो यूएस का रेसिडेंट है इसको इंडियन स्टेट यानी आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उस स्टेट के अंडर इसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मिला है, यानी किसी पद पे ये काम कर रहा है, ठीक है, या ये जो है किसी इंडियन स्टेट के अंडर किसी ट्रस्ट का मेंबर है, राइट। तो जब तक ये स्टेट के अंडर काम कर रहा है तब तक ये स्टेट का हिस्सा है। आपको याद होगा आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था कि कोई सड़क अगर आपको बनानी है, उसका टेंडर जब किसी व्यक्ति को मिलेगा तो जितने वक्त के लिए वो टेंडर मिला है उतने वक्त के लिए वो जो कंपनी है या वो जो व्यक्ति है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगा, उसको स्टेट कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी रेसिडेंट अगर वो भारत के स्टेट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है या किसी ट्रस्ट का एक पार्ट है तो वो भारत के प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में किसी ट्रस्ट का मेंबर है या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है उसने अंडर द स्टेट, तब अगर उसे कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है किसी विदेश के द्वारा, किसी दूसरे देश के द्वारा, तो ही नीड द परमिशन, ही नीड द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 18 क्लॉज 3। उसके बाद क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत में रहता है और भारत में किसी भी स्टेट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड किया है या वो किसी ट्रस्ट के अंडर काम कर रहा है, तो वो बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के
वो बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के किसी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकता किसी फॉरेन स्टेट से, किसी तरह का इमोल्यूमेंट नहीं ले सकता किसी फॉरेन स्टेट से, या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेज नहीं ले सकता, किसी भी तरह का कोई ऑफिस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का क्लॉज है वो बात करता है किसी भी तरह का आप टाइटल नहीं ले सकते, यहाँ पे टाइटल की बात हो रही है बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। और क्लॉज 4 बात करता है कि किसी भी तरह का आप प्रिविलेज नहीं ले सकते, किसी भी तरह का प्रेजेंट नहीं ले सकते, गिफ्ट नहीं ले सकते, किसी भी तरह का इमोल्यूमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 3 और 4 का डिफरेंस है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। तो फिर हम सुनते हैं कि किसी को भारत रत्न मिल गया, किसी को पद्म विभूषण मिल गया, किसी को पद्मश्री मिल गया, राइट। तो क्या ये आर्टिकल 18 का वॉयलेशन नहीं है क्या, राइट। क्योंकि आर्टिकल 18 तो एबोलिशन ऑफ टाइटल बोल रहा है, एबोलिशन ऑफ टाइटल बोल रहा है, तो फिर हम किसी को भारत रत्न बोल देते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिला है उनको, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्या, राइट। तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सवाल को भी एड्रेस करते हैं। तो 1954 में क्या होता है, भारत रत्न देना शुरू किया जाता है, ठीक है। सो 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड डेकोरेशंस, इनको क्या कहा जाता है, डेकोरेशंस कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ मेडल या 4 कैटेगरी ऑफ डेकोरेशंस जो हैं ये 1954 में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। कौन कौन सी थी? पहली कैटेगरी ऑफ डेकोरेशन है भारत रत्न, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसे कहा जाता है, राइट, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। उसके बाद फिर नंबर 2 पे है पद्म विभूषण, फिर है आपका पद्म भूषण, और फिर है आपका पद्मश्री। तो आपको इसकी सीक्वेंस भी याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है, सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, फिर है आपका पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, और फिर है पद्मश्री, राइट। क्यों दिया जाता है भारत रत्न? तो अगर आपने आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में, पब्लिक सर्विस में बहुत अच्छे लेवल का आपने काम किया है, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में, तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर भारत रत्न दिया जा सकता है, राइट। इसके अलावा जो बाकी 3 अवार्ड हैं, अगर आपने पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट किया है, किसी भी फील्ड में आपने कंट्रीब्यूट किया है, राइट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं तो उनको भी दिया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी नागरिक के किए हुए कंट्रीब्यूशन को, किसी भी नागरिक के किए हुए गुड वर्क को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेकोरेशंस। अगर आपने बहुत सुपर लेवल का कोई काम किया है तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से आपको नवाजा जा सकता है, ठीक। तो अब होता क्या है कि 1977 में एक सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार, या जनता गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, 1977 में। तो जब ये जनता गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो ये क्या करते हैं, ये जो 4 डेकोरेशंस थे, यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, ये 4 आपके जो डेकोरेशंस थे, जो अवार्ड थे, इनको ये हटा देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, इनको नल एंड वॉइड कर देते हैं। इनका जो आधार था वो था आर्टिकल 18। तो जनता पार्टी का ये कहना था, बिकॉज आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये जो हमने 4 अवार्ड दिए हैं ये भी तो टाइटल हैं, और इसी वजह से ये जो 4 अवार्ड्स होते हैं, 4 डेकोरेशंस होते हैं, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, इनको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 1980 में दोबारा से आपकी इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, और इंदिरा गांधी की सरकार इनको क्या कर लेती है, दोबारा से रिज्यूम करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1977 से लेकर 1980 तक कोई भी भारत रत्न या कोई भी पद्म भूषण, विभूषण या पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया था, क्योंकि जनता पार्टी इसको ख़त्म कर देती है, इसको डिलीट कर देती है कि भैया ये तो गैर कानूनी है, तो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 18। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, और इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा से इनको रिज्यूम कर लेती है। इनफैक्ट ना सिर्फ दोबारा से रिज्यूम करती है, बल्कि इंदिरा गांधी खुद को ही भारत रत्न दे देती हैं, अपने आप को ही भारत रत्न दे देती हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शंस आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब 2 यहाँ पे मत है, पहला है 1977 जनता गवर्नमेंट का, और दूसरा है आपका 1980 में इंदिरा गांधी का जो आर्ग्यूमेंट है,
तो इसको जुडिशरी में लेके जाएंगे और जाते हैं 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दीज अवार्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भैया, आर्टिकल 18 का कोई वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, और these are not the titles, these are the awards and these are for recognizing the efforts of the citizens। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में ये स्टैंड करता है इन 1996 अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट। और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, दैट स्टेट शुड रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बाय अ पर्सन। अगर कोई नागरिक अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से कर रहा है और वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश के हित में काम कर रहा है, तो क्यों ना उसको रिकॉग्निशन दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो क्लियर हो जाती हैं, जैसे दीज अवार्ड्स आर नॉट हेरिडिटरी। जैसे जब हम टाइटल्स की बात करते हैं तो टाइटल्स हेरिडिटरी हुआ करते थे, लेकिन जब हम अवार्ड्स की बात करेंगे तो अवार्ड्स हेरिडिटरी नहीं होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो ऐसा नहीं है कि उसके बेटे को भी और उसकी बेटी को भी और आने वाली पूरी पीढ़ियों को भारत रत्न दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब हम पुराने ज़माने की बात करें तो जो महाराजा का टाइटल था तो उनके बेटे को भी महाराजा का टाइटल मिलेगा, राव साहिब का टाइटल था तो उनके आने वाले बच्चों को भी राव साहिब का टाइटल मिलेगा। सो ये डिफरेंस है आपका टाइटल्स में और अवार्ड्स में, ठीक है। सो और यही सुप्रीम कोर्ट बोलता भी है कि बिकॉज दीज आर नॉट हेरिडिटरी, तो ये किस तरीके से हो गया, वॉयलेटिव तो हुआ नहीं। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एक और बात बोलता है कि आप अपने नाम के ना आगे ना पीछे, ना सफिक्स में ना प्रीफिक्स में भारत रत्न या फिर पद्मश्री या पद्म विभूषण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका नाम अगर मान लेते हैं XYZ कुछ भी है, तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न XYZ नहीं यूज़ कर सकते, या नाम के पीछे यूज़ नहीं कर सकते, ना नाम के बीच में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोगों को बता सकते हैं कि ओके आपको भारत रत्न मिला, यू आर भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर। तो हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर, डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे हम कैप्टन मोहन सिंह बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो बोला जा सकता है बिकॉज आपका आर्टिकल 18 क्लॉज 1 आपको अलाउ करता है। डॉक्टर आकाश वर्मा फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अलाउड, वो अलाउड है, ठीक। लेकिन जब हम अवार्ड्स की बात करेंगे तो आप इसको ना सफिक्स ना प्रीफिक्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्चुअल क्वेश्चन और बनता है आपका कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में कहाँ पर आता है ये, ठीक है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में कहाँ पे लाई करता है, तो ये 7th A में लाई करता है। ये आपको याद रखना है, PCS वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में ये कहाँ पे लाई करता है। व्हाट इज वारंट ऑफ प्रेसिडेंस? सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी इसको कहा जाता है। तो भारत का पहला नागरिक है प्रेसिडेंट, तो वारंट ऑफ प्रेफरेंस और प्रेसिडेंस में नंबर 1 पे होता है प्रेसिडेंट, नंबर 2 पे होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये आप याद रख लेना, ये मत समझना कि प्राइम मिनिस्टर आएगा इसमें, हालांकि एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, सब कुछ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस चलती है, नंबर 1 पे है प्रेसिडेंट, नंबर 2 पे है वाइस प्रेसिडेंट, फिर यू हैव योर प्राइम मिनिस्टर एट नंबर 3, देन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 4 पे है गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ये मत समझना कि अमित शाह है यहाँ पर या होम मिनिस्ट्री आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है गवर्नर्स नंबर 4 पे है। फिर नंबर 5 पे है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पुराने जो प्रेसिडेंट है, भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट है वो है। फिर 5A में आपके होते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इनकेस अगर कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है तो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का आपको कोई पद नहीं देखने को मिलता है संविधान में। फिर नंबर 6 पे है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सीक्वेंस आप याद रख लेना, बिकॉज अगर आप कॉमन सेंस लगाने बैठोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो सकता है आपके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफ़ी बड़ी पोस्ट हो एज कम्पेयर टू फॉर्मर प्रेसिडेंट, एज कम्पेयर टू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऊपर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे आप, तो एटलीस्ट शुरू के 5-6 तो याद कर ही लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, देन यू हैव प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर्स ऑफ स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन यू हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 7th नंबर पे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्लानिंग कमीशन तो नहीं एग्जिस्ट करता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड 7th A में फिर आपके आ जाते हैं होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। तो जिन लोगों के पास भारत रत्न होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, वो 7th A में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 8th में आपके एम्बेसडर्स आएंगे, राइट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट,
नाइन्थ में आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो CJI जो है 6 नंबर पे है, 9th नंबर पे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर 9th ए में आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी पीछे हैं, 9th ए में है कॉन्टर्न एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 10th नंबर पे है डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है, तो क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो कौन है आपका, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो तो ऑलरेडी नंबर 2 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10th नंबर पे डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब तो नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन, सो एंड सो फोर्थ। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड दिस इज इट अबाउट आर्टिकल 18। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगा लें, जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली को वैक्सीनेटेड कर लें, राइट, बिकॉज बस कुछ दिन की बात है एंड होपफुली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये जो फेज़ है इसको हमें अच्छे से हैंडल करना है, मिलकर हैंडल करना है, राइट। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए अगर अच्छा लगे तो, एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।